बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1 की रिव्यू क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इज़ ज़ीरो आ रैशनल नंबर? एक्सप्लेन। बताएं क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? जी, इसका सलूशन है यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल है? क्योंकि हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू यहाँ पर क्या है? पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। और आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो नंबर होता है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि हम इसको ज़ीरो को लिख सकते हैं 0/7, 0/7 या 0/25। एनी नंबर आप इसकी डिवाइड में लिख सकते हैं। तो 0/25 या 0/25 जो होगा वो ज़ीरो ही होता है। ठीक है, इट मीन कि हम ज़ीरो को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्टेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब ये प्रॉपर्टी इसमें क्या है? कहता है कि आपके पास एक सेट है रियल नंबर, सबसे बड़ा सेट होता है, आपको पता है। इस सेट में से अगर हम कोई भी दो नंबर लेते हैं, कोई भी आप दो नंबर ले लें जिनका नाम हमने ए और बी रख लिया है। आप खुद सोचें कि जब इनमें से हम कोई भी दो नंबर लेंगे, रियल सेट में से कोई भी दो नंबर ले लें, वो दो नंबर या तो इनमें से ए बड़ा होगा बी से, ये कंडीशन भी हो सकती है कि ए बड़ा हो बी छोटा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ए छोटा हो बी बड़ा हो। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। और एक और कंडीशन भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों सेम हों, बराबर हों। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन इसकी बनती हैं, तो इसको हम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ रियल नंबर की। ठीक है, ये सिर्फ इतना ही इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे कि ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन है, फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान में आपने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ये काम पहले कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, 4 और 5 दोनों को ऐड कर दें, 4 और 5 को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। 4 और 5 क्या होगा, 9 होगा, डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये है कि 4 और 5 के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। दरमियान में दो रैशनल नंबर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इनके दरमियान में एक तो हमने अभी फाइंड कर लिया 9/2। ठीक है, हम दूसरा भी करेंगे। अब देख रहे हैं कि अब दूसरा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 9/2 और 5 ले लेंगे ताकि इन दोनों के दरमियान का नंबर हम मालूम कर सकें। ठीक है, जो यहाँ पर आएगा वो भी 4 और 5 के दरमियान ही होगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 9/2। एक ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हम लेंगे 9/2 प्लस करते हैं 5 के साथ और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, दोनों तरह सेम है। नीचे डिवाइड में 2 लिख दें या मल्टीप्लाई करके 1/2 कर लें, दोनों तरह सेम है। ठीक है, अब आप क्या करें, 5 के नीचे 1 ले लें। अब इसका आप क्या करें, एलसीएम ले लें। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 आ जाएगा, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/2, तो 10 और 9 क्या होगा, 19/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1/2 है। ठीक है, अब आप क्या करें, 19 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 19 1 19 हो जाएगा, और 2 2 4। एक और हमारा रैशनल नंबर आ चुका है जो यहाँ पर आएगा 9/2 और 5 के दरमियान में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 और 5 के दरमियान में दो रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वो कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आप इसको सिंप्लीफाई करें, आपके सामने है x पावर 15 है, y की पावर 35 है, ओवर z की पावर 20 है, और 5th रूट इसके ऊपर मौजूद है। तो हमने क्या करना है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आप इसको क्या करें, आप ऐसे इसको ऐसे लिख लें
x15 y35 ओवर z20 है। रूट को हम क्या कर सकते हैं, पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस तरह इंडेक्स होगा उतना ही आपने इसको डिवाइड की फॉर्म में पावर बना लेना। 1/4, यहाँ अगर 3 हो तो 1/3 लिखेंगे, 4 हो, फोर्थ रूट हो तो 1/4 लिखेंगे, अगर क्यूब रूट हो तो 1/3, फिफ्थ रूट है तो 1/5, ठीक है, 7 हो तो 1/7। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/5 है, x15 1/5 सब की पावर हम अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से x15 है, इसके ऊपर भी हम 1/5 ले लेंगे। y35 है, ठीक है ना, इसकी पावर भी हम क्या कर लेंगे, 1/5 अलग कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड में आ जाएं, z20 है, इसकी पावर भी 1/5 हम अलग कर लेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि x की पावर 15 और 1/5, ये 5 डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, तो इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। इसी तरह 5 से ये भी कैंसिल होगा, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, ये भी हो जाएगा 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। अब आप देखें क्या आपके पास रिमेनिंग है, x की पावर क्या होगी, x की पावर 3 रह गई है, y की पावर 7 आ जाएगी, और डिवाइड में आए तो एक्स जेड की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 7 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 27 होल पावर 2x है और इसके ऊपर क्यूब रूट मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 27 को हम लिख सकते हैं 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस मीन इसको हम 3 की पावर 3 बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 27 को आप 3 की पावर 3 लिख लें, होल की पावर है 2x और ऊपर क्या है, क्यूब रूट मौजूद है। ऐसा करें कि 2x को यहाँ पर और 3 को यहाँ पर ले लें, कोई इशू नहीं है, आप इस तरह कर सकते हैं। पावर इंटरचेंज कर रहे हैं, 2x को इधर कर लें, 3 को बाहर ले आएँ, ठीक है ना, और ऊपर उसका क्यूब रूट इसी तरीके से ले लें। अब ये भी आप जानते हैं कि अगर अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के अंदर जो पावर मौजूद होती है, जो वैल्यू होती है उसके ऊपर जो पावर होगी, अगर वो और इंडेक्स जितने वाला क्यूब रूट है अगर वो सेम हो जाएं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमारा ये रूट ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ क्या रह गया, 3 की पावर 2x बाकी बचेगा। अब आपने क्या करना है, इसको आप लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको आप इसको भी आंसर कह सकते हैं। और इसी तरह अगर आप 3 का स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर 9 होता है और उसके ऊपर पावर x ले लें तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखें 6 है, 3 की पावर आप देख रहे हैं n भी है प्लस 2 भी है। ये प्रॉपर्टी हम लॉ हम यूज़ कर चुके हैं, पीछे हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर कोई भी दो सेम नंबर हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर पावर मौजूद है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर लेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखें, ठीक है। इसी तरह अगर पहले से ये चीज़ मौजूद आपके पास है कि एक बेस है और ऊपर पावर 2 प्लस में मौजूद हैं तो आप उनको अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 हम इसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम हम 3 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के साथ, और एक पर हम n ले लेंगे और एक पर 2 को ले लेंगे, ठीक है। डिवाइड में आ जाएँ। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 3 की पावर n+1 है, 3 को हम 2 टाइम लिखें, एक पर n और एक पर 1 ले लेंगे, n और 1 माइनस 3 की पावर n, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप क्या करें, इधर से देखें ऊपर है 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। डिवाइड में आ जाएं। अब आप देख रहे हैं कि इधर भी और इधर भी 3 की पावर n कॉमन है तो आप इसकी कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, माइनस, और यहाँ पर कॉमन चला गया तो पीछे 1 बाकी बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करें, देख रहे हैं कि 3 पावर n नीचे भी मौजूद है और ऊपर भी मौजूद है मल्टीपल में, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 6 9 जार 54 होता है, 3 - 1 करें तो 2 होता है, 2 और 54 का आपस में कैंसिल करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ से 1 रिमेनिंग होगा तो ये 14 हो जाएगा, 2 7 जार 14। तो क्या आंसर आ चुका है, 27 हमारा आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स।
कहता है कि 3 आपने नंबर ऐसे लेने हैं जो ऑड नंबर हों और कंसेक्टिव होने चाहिए। कंसेक्टिव मतलब साथ साथ वाले 3 हमने नंबर लेने हैं और उनको आपस में अगर हम सम करें, सम करने से क्या आना चाहिए, 51 आना चाहिए। ठीक है, तो उन 3 नंबर्स को मालूम करें। लास्ट टाइम भी ऐसा भी हमने पहले भी सवाल किया है, इसको थोड़ा सा समझें आप ज़रा किस तरीके से होगा। अब मिसाल दे रहा हूँ कि 3 कंसेक्टिव नंबर ऑड ऑड चाहिए, हमें ऑड इंटीजर चाहिए, तो वो कैसे होंगे। मिसाल के तौर पर 3 है, उसके बाद जो ऑड नंबर है वो 5 है, इसके बाद जो ऑड नंबर है वो क्या है, 7 है। ठीक है, आप देखें कि अगर मैं पहला जो ऑड नंबर है अगर उसको मैं x का नाम दे देता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि 3 के बाद 5 कैसे आएगा। अगर 3 में मैं 2 प्लस कर देता हूँ, 2 प्लस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगला ऑड इंटीजर आ जाएगा, अगला ऑड नंबर आ जाएगा। 3 में 2 प्लस करेंगे तो अगला ऑड नंबर आ गया। इसी तरह फिर 3 में, इसी 3 में अगर मैं 4 ऐड कर देता हूँ तो उससे भी अगला नंबर हमारे पास आ जाएगा, अगला ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इसका नाम, पहला ऑड का नंबर का नाम अगर मैंने x रखा है, तो अगला ऑड नंबर कैसे आएगा, x से अगला ऑड नंबर x+2 से आएगा, उससे भी अगला कैसे आएगा, x+4 से आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने 3 इंटीजर्स, हमने जो ऑड इंटीजर्स हैं उनको हमने सपोज करना है और वो उनको लेकर हमने आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर हमने ले लिए हैं, x और x+2 और x+4 हैं। इन तीनों इंटीजर को, जो कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है कि तीनों ऑड इंटीजर्स को अगर हम सम करें तो 51 बनना चाहिए। इनको ऐड करें, x+2 और x+4, इनको जब हम ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 51 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसको हम यहाँ से इसका x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं कि x+1 1x+1x+1x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, और +2+4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 51 जी। 3x+6 इज इक्वल टू 51। क्या करें, आप 6 को उधर ले जाएं, 6 उधर जाएगा तो 51 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3x मौजूद है, 51 माइनस 6 करें तो ये 45 होगा, 3x आ गया। 3 को डिवाइड दोनों तरफ कर दें, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, यहाँ से 1 रिमेनिंग होगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जार 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x हमारे पास 15 आ चुका है। ठीक है, अगर x 15 आया है तो जो इससे अगला जो ऑड इंटीजर था x+2 था, उसमें आपने क्या करना है, 15+2 करके ये 17 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट वाला क्या था, x+4 था, इसमें भी आपने क्या करना है, x की वैल्यू 15 पुट करें, +4 और इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। तो हमारे 3 नंबर आ चुके हैं, 15, 17 और 19। ये हमारे 3 ऑड इंटीजर हैं जो हमें चाहिए थे। तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर हमारा सम क्या बनता है, 51 बनता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहता है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? 96 बॉल हैं अब्दुल्ला के पास और 2 बकेट्स हैं। ठीक है, 2 बकेट्स हैं और 96 टोटल बॉल्स हैं। तो कहता है कि जितनी बॉल एक बकेट में हैं, इसके मुकाबले में 28 बॉलें दूसरे बकेट में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर इसमें 5 बॉल्स हैं तो इसमें क्या होंगी, 5 + 28 यानी 33 बॉल्स होंगी, यानी कि 28 से ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के लिए, समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी है। तो बहरहाल हमारे पास टोटल 96 बॉल हैं। अगर एक बॉक्स में अगर हम सपोज कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बॉल इन फर्स्ट बकेट जो है वो हम कह देते हैं कि x है, तो सेकंड बकेट में कितनी होंगी, x+28 होंगी। ठीक है, तो हम कंडीशन के मुताबिक इसको हम सॉल्व करते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर हम दोनों बकेट्स को, जाहिर बात है आपको पता है कि अगर जितनी बॉलें इसमें हैं जितनी बॉलें इसमें टोटल करें तो 96 के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि टोटल बॉलें 96 हैं। तो आप लिख लें x और x+28, दोनों बकेट में जितनी बॉलें हैं, इसमें x हैं और इसमें x+28 हैं, दोनों बकेट्स की बॉलों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितनी बॉलें टोटल हैं, 96 होनी चाहिए। अब आप क्या करें, यहाँ पर 1x + 1x इसको आपस में प्लस कर लें, 2x हो जाएगा। 28 को आप उधर ले जाएं, 96 - 28 कर लें। ठीक है, यहाँ 2x आएगा। 96 - 28 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 68 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 34 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, यही हमने मालूम करना था कि
एक बकेट के अंदर हमारे पास बॉल्स आ चुकी हैं 34 हैं, तो सेकंड में क्या होंगी x प्लस 28, मतलब x की वैल्यू 34 प्लस करें और प्लस 28 करें तो दूसरी बकेट के अंदर हमारी कितनी बॉल्स होंगी 62 बॉल्स होंगी। ठीक है, ये हमें दोनों बकेट्स के अंदर हमने क्या कर लिया है, बॉल्स की तादाद मालूम कर ली है, एक में 34 है दूसरे में 62 है। ठीक हो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 रुपीज इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम। ठीक है, कहता है सलमा ने 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं बैंक में, तो उसका जो सिंपल रेट है पर एनम जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो 7.1/4% है उसका। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। 2 साल के बाद क्या हुआ कि जो पर एनम जो रेट था इंटरेस्ट का 8% हो गया, बढ़ा दिया गया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल के एंड में उसकी फिर प्रॉफिट क्या होगा, उसकी टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी बैंक में जो उसने 3,50,000 रुपये रखे थे, 7 साल के बाद वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये हमने मालूम करना है। तो इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो हमने देखना है पहले 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल के लिए रेट ये था। ठीक है, और फिर जो आगे 5 साल के लिए रेट ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 7 साल बनते हैं टोटल। तो हम पहले 2 साल के लिए उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट निकालेंगे और फिर 5 साल के लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जी, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट किसको कहते हैं, जिसने उसने इन्वेस्टमेंट की थी बैंक के अंदर, वो कितनी थी 3,50,000 उसकी अमाउंट है जो उसने बैंक में डिपॉजिट की है। ठीक है, अब आते हैं रेट कितना है पहले 2 साल के लिए 7.1/4%। इसको अगर हम पॉइंट्स में लेकर आए 4 7 28, 28 प्लस 1 करें तो ये 29/4% बनेगा। और इसी तरह अगर इसको आप पॉइंट्स में अगर आप लिखें इसको तो ये क्या बन जाएगा 7.25% इसका ये पॉइंट में आ गया। ठीक है, तो टाइम कितना है फर्स्ट रेट के लिए, जारी बात है पहला जो रेट है वो 7.1/4% है, तो 2 साल के लिए ये रेट था, तो हम टाइम कितना होगा हमारा 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट जो हमने मालूम करना है उसको हम पहले 2 साल के लिए जो अलग से इंटरेस्ट हमने मालूम करना है उसका नाम हमने आई रख लिया है I1। तो अब आप क्या करें I1 की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला आपके सामने I1 इज इक्वल टू PR1T1/100। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू क्या है 3,50,000 मल्टीप्लाई R1 कितना है 7.25। ठीक है, और टाइम कितना है 2 ईयर है, डिवाइडेड बाय 100 कर दें। 2 सिफर से कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ रह जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2। अब इन वैल्यूज़ को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा 50,750 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका पहला इंटरेस्ट का जो 2 साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम आते हैं इसके सेकंड केस की तरफ कि अगले 5 साल के लिए उसको कितना इंटरेस्ट का प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट मिला, तो वो हमने निकालना है। ठीक है, तो रेट क्या है, रेट हमने देखा कि उसके लिए 8% उसने 8% कर दिया, बढ़ा दिया था। टाइम कितना था, अब क्योंकि हमने 2 साल के लिए निकाल लिया है तो टोटल 7 साल हैं, 5 साल के लिए भी हमने और निकालना है 5 साल में कितना इंटरेस्ट उसको मिला। तो इंटरेस्ट जो 5 साल में मिलना है उसका नाम हमने I2 रख लिया है। I2 के लिए फार्मूला वही होगा, सेम फार्मूला हमने यूज़ करना है PR2T2/100। ठीक है, अब आप क्या करें इसमें उसी तरह वैल्यूज़ पुट कर लें। P की वैल्यू क्या है 3,50,000 मल्टीप्लाई R2 कितना है 8% मल्टीप्लाई टाइम T कितना है 5 है, डिवाइड बाई 100 कर दें। ठीक है, 2 सिफरों से कैंसिल होंगी तो क्या होगा 3,500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1,40,000। तो ये I2 की वैल्यू हमने मालूम कर ली है। अब जो टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर जो होगी उसकी, तो वो कैसे निकालेंगे। जो प्रिंसिपल अमाउंट थी जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी उसको भी I1 यानी कि पहला इंटरेस्ट 2 साल में जो मिला, फिर 5 साल में जो इंटरेस्ट मिला, वो सब टोटल कर लेंगे। तो 7 साल के बाद जो उसके बैंक में जो अमाउंट होगी वो ये वाली होगी। P कितना था 3,50,000 था, प्लस इंटरेस्ट जो पहले साल में उसको जो इंटरेस्ट पहले 2 साल में जो इंटरेस्ट मिला उसको 50,750 रुपये है, प्लस अगले 5 साल में जो मिला वो 1,40,000 है। जब इन सबको हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा 5,40,000
750 रुपीज़। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है हमारा। उम्मीद है हमारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इस पर कुछ बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।